हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद रिति। मैं हूं रिति और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और बिलीव कीजिए, अगर आपको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है तो इस चैप्टर के बाद आपका ओपिनियन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ये चैप्टर सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि डेली लाइफ में भी हर जगह कार्बन ही कार्बन है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं हर कंसेप्ट को एनसीईआरटी बेस्ड, बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड और बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले इस स्लाइड को देखते हैं। सबसे बीच में लिखा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले समझते हैं कार्बन क्या है। कार्बन एक नॉन मेटल है। इसका सिंबल सी होता है और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका मतलब कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 14 और पीरियड 2 में प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन है और बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मैं आपसे पूछूं बॉडी किससे बनी है, प्लांट किससे बने हैं, फूड किससे बना है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, मेडिसिन, क्लॉथ्स, प्लास्टिक, सब में एक कॉमन एलिमेंट है, वो है कार्बन। इसलिए कार्बन को केमिस्ट्री का किंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है। इस स्लाइड में जो पिक्चर दिख रही है उन्हें समझते हैं। सबसे पहले आप पिक्चर देखिए ऊपर, CH4 मीथेन। ये है मीथेन। मीथेन सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है। इसका फॉर्मूला है CH4। ये नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट होता है और कुकिंग गैस और सीएनजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए अब पिक्चर नंबर 2, कार्बन एटम, जो कि राइट हैंड साइड में है। ये कार्बन एटम का रिप्रेजेंटेशन है। कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी वजह से कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन दुनिया के लाखों कंपाउंड बना पाता है। इसको हम टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। नो नीड टू वरी माय डियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं पिक्चर नंबर 3, जो कि है डायमंड। यहाँ डायमंड दिखाया गया है। डायमंड भी कार्बन का ही फॉर्म है, लेकिन डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस माना जाता है। बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के फॉर्म्स है, फिर भी दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती है? इसका आंसर हम एलोट्रोप्स वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। अब आते हैं पिक्चर नंबर 4, दैट इज ग्रेफाइट। ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है। डायमंड के अपोजिट ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है। और डायमंड क्या होता है? थोड़ा हार्ड होता है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कौन? ग्रेफाइट। इसी वजह से पेंसिल लेड और इलेक्ट्रोड्स में ग्रेफाइट यूज होता है। अब बात करते हैं पिक्चर 5, दैट इज सोप मिसाइल। देखिए ये जो ऑयल के अराउंड स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको सोप मिसाइल कहते हैं। सोप कैसे डर्ट को रिमूव करता है, ये भी इस चैप्टर का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं इसे एनिमेशन और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगी। पिक्चर नंबर 6, एथेनॉल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है एथेनॉल का। अल्कोहल भी कार्बन कंपाउंड है। इस चैप्टर में हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों डिटेल में पढ़ेंगे। अब कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो स्लाइड में नहीं दिख रहे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेजर एलिमेंट कार्बन है। कार्बन कंपाउंड की संख्या दूसरे सभी एलिमेंट्स के कंपाउंड से बहुत ज्यादा है। कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की वजह से इतने कंपाउंड्स बनाता है। कैटिनेशन का मतलब क्या है? लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स। कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लंबी चेन और रिंग बना सकता है। इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको रियल लाइफ कॉमन एग्जांपल देती हूँ। अब जरा सोचिए, मोबाइल कवर, प्लास्टिक बॉटल, पेट्रोल, परफ्यूम, मेडिसिन, कुकिंग गैस, फूड, कपड़े, सब कार्बन कंपाउंड से ही रिलेटेड है। इसलिए ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार की रिवीजन कर लेते हैं। कार्बन का सिंबल है C, एटॉमिक नंबर है 6, वैलेंसी है 4, कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, दैट इज टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रॉप्स है और कार्बन से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। अब मैं डिस्कस कर लेती हूँ बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में इस इंट्रोडक्शन से जनरली ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रावैलेंसी क्या होती है, कैटिनेशन डिफाइन कीजिए, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स है, एक्सप्लेन करिए, कार्बन की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कीजिए, या फिर टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन में डिफरेंस क्या है। अब आपका टर्न है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देना है, आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आपके लिए 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं?
डायमंड और ग्रेफाइट किस एलिमेंट के एलोट्रॉप्स होते हैं? इन तीनों का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं पर्सनली चेक करूंगी। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन इजी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां हम बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवलेंट बॉन्डिंग को एनिमेशन और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद लर्न विद रिद्धि। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू कार्बन। बच्चों, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी में भी है, प्लांट्स में भी है, एटमॉस्फेयर में भी है और आपके घर के लगभग हर चीज में मिलता है? सोचिए सोचिए। नो नीड टू वरी, आंसर है कार्बन। इसलिए कार्बन को लाइफ का बैकबोन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कार्बन की प्रेजेंस की। सबसे पहले स्लाइड के सेंटर में अर्थ बनी हुई है। ये हमें बताती है कि कार्बन सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रेजेंट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, कार्बन की क्वांटिटी अर्थ में बहुत कम है। अर्थ क्रस्ट में लगभग 0.02% कार्बन होता है और एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 होती है। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ इतना सा कार्बन? हाँ, लेकिन इस छोटे से क्वांटिटी से दुनिया के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बने हुए हैं। ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब बात करते हैं सबसे पहले ह्यूमन बॉडी की। अब लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ ह्यूमन बॉडी दिखाई गई है। ह्यूमन बॉडी का लगभग 18% हिस्सा, मतलब 18% हिस्सा कार्बन से बना होता है। मतलब हमारी मसल्स, स्किन, ब्लड, डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कार्बन कंपाउंड्स है। अगर कार्बन ना हो तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कार्बन को एलिमेंट्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अब बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में लगभग 40 to 50% कार्बन होता है। अब क्वेश्चन आता है, प्लांट्स को कार्बन मिलता कहाँ से है? प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज बनाते हैं। इसी ग्लूकोज से प्लांट्स अपना फूड और बॉडी बनाते हैं। ये पॉइंट बायोलॉजी से भी कनेक्ट होता है। अब बात करते हैं डेली लाइफ की। अब नीचे डेली लाइफ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए। प्लास्टिक, पेन, फर्नीचर, क्लॉथ्स, फूड, मेडिसिन, पॉलीमर सब कार्बन कंपाउंड्स है। इसका मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कार्बन कंपाउंड से ही घिरे रहते हैं। मोबाइल कवर, टूथब्रश, सोप, शैम्पू, परफ्यूम, कुकिंग गैस, पेट्रोल, डीजल सब कार्बन कंपाउंड्स है। इसलिए कार्बन को मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कार्बन की डेफिनेशन क्या है। अब नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, कार्बन इज ए वर्सेटाइल नॉन मैटर। यहाँ एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है जो बहुत तरह के कंपाउंड्स बना सके। कार्बन के पास ये स्पेशल एबिलिटी होती है कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना लेता है और इसी वजह से कार्बन के 10 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड डिस्कवर किए जा चुके हैं और नए कंपाउंड्स आज ही बन रहे हैं। चलिए अब कुछ एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स जो इस स्लाइड में डायरेक्टली नहीं लिखे गए हैं। पॉइंट नंबर 1, दैट इज कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉइंट नंबर 2, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी वजह से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसी कंसेप्ट को हम टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अगले वीडियो में इसे डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। कार्बन अपने जैसे कार्बन एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। इसी वजह से लॉन्ग चेन, ब्रांचेस और रिंग्स बनती है। ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक छोटे से एग्जांपल सोचिए, आपके घर में प्लास्टिक बॉटल है, टीवी है, लैपटॉप है, मेडिसिन है, पेट्रोल है, कुकिंग गैस है, ब्रेड है, राइस है, सब में कार्बन प्रेजेंट है। इसलिए कार्बन सिर्फ केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं, ये हमारी लाइफ का पार्ट है। चलिए क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कार्बन अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.02% है। ठीक है। एटमॉस्फेयर में 0.03% CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। ह्यूमन बॉडी में लगभग 18% कार्बन होता है। प्लांट्स में 40 to 50% कार्बन होता है। कार्बन एक वर्सेटाइल नॉन मेटल है। कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से का बेस है। कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों कहा जाता है, कार्बन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, ह्यूमन बॉडी और प्लांट में कार्बन का इंपॉर्टेंस लिखिए, या फिर कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस क्यों कहा जाता है।
अब आपके लिए तीन इजी क्वेश्चन है। कार्बन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ह्यूमन बॉडी में लगभग कितना कार्बन प्रेजेंट होता है? कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों कहा जाता है? इन तीनों का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आज की ये एक्सप्लेनेशन आपको इजी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले स्लाइड में हम कार्बन की सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी दैट इज टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन को एनिमेशन और एनसीईआरटी एग्जांपल के साथ डिटेल में समझेंगे। बच्चों, अब तक हमने जान लिया कि कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है और इसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो कार्बन स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर कोई तीसरा रास्ता चूज करेगा? इसी मिस्ट्री का आंसर आज के इस स्लाइड में मिलेगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन एटम की। सबसे पहले बीच में कार्बन एटम बना हुआ है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। मतलब इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4। इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर शेल यानी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी आउटर शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसके पास सिर्फ 4 है, तो थ्योरेटिकली कार्बन के पास 3 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दैट इज कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे। अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो C4+ आयन बन जाएगा। ये लेफ्ट साइड में दिखाया गया है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। कार्बन को न्यूक्लियस में सिर्फ 6 प्रोटॉन होते हैं। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। अगर कार्बन को एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। इस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं और कार्बन के केस में ये बहुत हाई होती है। इसलिए कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए आपको इजी एग्जांपल समझाती हूँ। सोचिए आपके हाथ में 4 बहुत पावरफुल मैग्नेट चिपके हुए हैं। अगर कोई उनके एक साथ खींचकर निकालना चाहे तो कितनी फोर्स लगेगी? बिल्कुल वैसे ही कार्बन के न्यूक्लियस में 4 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऑप्शन 2 क्या है? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो C4- आयन बन जाएगा। सुनने में इजी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम है। कार्बन के न्यूक्लियस में सिर्फ 6 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। अब सिर्फ 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन संभालने पड़ेंगे, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। आयन अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी प्रैक्टिकल नहीं है। चलिए मान लीजिए एक छोटी बाइक पर 2 लोग बैठ सकते हैं। अगर उसी बाइक पर 10 लोग बैठने की कोशिश करें तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रहते। अब एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो फिर स्टेबल कैसे होता है? कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स के साथ शेयर करता है और इसी शेयरिंग को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये पूरे चैप्टर का बैकबोन है। अगले टॉपिक में हम इसी कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम स्पेशल। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव रीजन। जैसे कार्बन C4+ और C4- आयन क्यों नहीं बनाता? इसका आंसर हमेशा 2 पॉइंट में लिखना है। क्या है? कार्बन C4+ नहीं बनाता क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और कार्बन C4- नहीं बनाता क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाते। आयन अनस्टेबल हो जाता है। ये दोनों पॉइंट्स लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब कुछ एनसीईआरटी के हिडन पॉइंट्स देख लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, कार्बन पीरियड 2 का एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते। इसी वजह से कार्बन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड भी नहीं कर सकता। ये पॉइंट एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए क्विक रिविजन कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का? 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता। तो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये बात तो आपको मैंने पहले ही बता दी। चलिए अब बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कार्बन C4+ आयन क्यों नहीं बनाता? कार्बन C4- आयन क्यों नहीं बनाता? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कार्बन आयनिक बॉन्ड की जगह कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? एक्सप्लेन व्हाई कार्बन डज नॉट फॉर्म C4+ और C4- आयन। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कार्बन आयनिक बॉन्ड की जगह कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? इनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है और वही कंसेप्ट मीथेन जैसे कंपाउंड की फाउंडेशन बनेगा। इसलिए नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बच्चों,
पिछली स्लाइड में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है, अगर कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता तो स्टेबल कैसे होता है? यही इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट है और उसका आंसर है कोवलेंट बॉन्ड। चलिए अब बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम। अब इसे हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। शेयरिंग मतलब क्या है? मान लीजिए दो दोस्तों के पास एक एक किताब है, दोनों अपनी किताबें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दोनों का काम भी हो जाता है और किसी को अपनी किताबें भी खोनी नहीं पड़ती। ठीक उसी तरह कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देता नहीं और उससे लेता भी नहीं है, बल्कि दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इसी शेयरिंग को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। चलिए अब मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोनों एटम अलग अलग है, दोनों के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। अब दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है और दोनों स्टेबल हो जाते हैं, यानी नो गेन नो लॉस ओनली शेयरिंग। यही कोवलेंट बॉन्ड का सबसे आसान तरीका है याद रखने का। चलिए अब कुछ एनसीईआरटी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी के अनुसार कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इसी कारण कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसे कहते हैं टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। यही प्रॉपर्टी कार्बन को मिलियन ऑफ कंपाउंड्स बनाने में मदद करती है। अब क्वेश्चन आता है, कोवलेंट बॉन्ड किन के बीच बनता है? देखिए इस स्लाइड में पहला ही पॉइंट लिखा है, टिपिकली बिटवीन नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। मतलब नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच ही कोवलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जांपल, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, क्लोरीन प्लस क्लोरीन। बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो तैयार कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। अब दूसरा पॉइंट है, कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। आखिर क्यों? क्योंकि इनमें फ्री आयन नहीं होते। याद रखिए, इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होती है जब चार्जेस मूव करें। आयनिक कंपाउंड्स में आयन फ्री होते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगे रहते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। अब एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्सेप्शन भी है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है, यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आखिर क्यों? क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में यह फेवरेट एक्सेप्शन है। अब आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। अब तीसरा पॉइंट है, कोवलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आमतौर पर कम होते हैं। आखिर क्यों? अब ध्यान से समझिए। दो एटम्स के बीच का कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए मॉलिक्यूल आसानी से अलग हो जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे वैक्स, पेट्रोल, कैरोसिन, अल्कोहल। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स आयनिक कंपाउंड्स की तुलना में कम होते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं एग्जामिनेट की। मतलब स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन वीक होता है। यही रीजन है कि कोवलेंट कंपाउंड्स जल्दी मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में यह लाइन कई बार पूछी जाती है। अब कुछ बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स। देखिए अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट एनसीईआरटी के देख लेते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, इनमें आयन नहीं बनते, और अधिकांश जो है कोवलेंट कंपाउंड्स गैसेस या लिक्विड होते हैं। कुछ सॉलिड भी होते हैं, जैसे डायमंड या ग्रेफाइट। कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है। कार्बन हमेशा ऑक्टेट रूल फॉलो करने की कोशिश करता है। चलिए क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच ही बनता है। कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब कुछ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखिए, कोवलेंट बॉन्ड किन एटम्स के बीच बनता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स क्यों शेयर करता है, कार्बन आयनिक बॉन्ड की जगह कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते, कोवलेंट कंपाउंड की 3 विशेषताएं लिखिए, कोवलेंट बॉन्ड को डायग्राम की सहायता से समझाइए। अब आपकी बारी है। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या शेयर होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड सामान्यतः किस एलिमेंट्स के बीच बनता है? कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता? इन तीनों के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगली स्लाइड में कार्बन के सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड मीथेन CH4 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, समझेंगे कि कार्बन अपने चारों कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है। इसलिए अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।
तो बच्चों, लास्ट स्लाइड में हमने सीखा था कि कार्बन और दूसरे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, शेयरिंग दिखती कैसी है? एग्जाम में हम कैसे पहचानेंगे मैम कि सिंगल बॉन्ड बनेगा या डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा? आज के इस स्लाइड के बाद आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट्स की मदद से दिखाने का तरीका है। याद रखिए, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिखाए जाते हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाए जाते। इसी कारण से लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब देखिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए जाते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग में वही पार्टिसिपेट करते हैं। ये एनसीईआरटी का पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब एग्जाम्पल समझते हैं। क्लोरीन Cl2। अब सबसे पहले क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। मतलब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। स्टेबल होने के लिए इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए दो क्लोरीन एटम्स मिलते हैं। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इसलिए दोनों स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ केवल एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इसलिए इसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम एक लाइन से दिखाते हैं। Cl मतलब क्लोरीन, सिंगल लाइन और क्लोरीन। अब देखिए रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्तों के पास एक एक पेन है। दोनों एक दूसरे से एक एक पेन शेयर कर लेते हैं। दोनों का काम भी हो गया और किसी को अपना सामान खोना भी नहीं पड़ा। यही सिंगल बॉन्ड है। चलिए अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, ऑक्सीजन O2। अब ऑक्सीजन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। मतलब ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसलिए दोनों ऑक्सीजन एटम्स 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, इसे कहते हैं डबल बॉन्ड, जिसे 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ऑक्सीजन डबल लाइन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 3, दैट इज नाइट्रोजन N2। अब सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। मतलब नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसीलिए दोनों नाइट्रोजन एटम्स 3 पे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इससे बनता है ट्रिपल बॉन्ड, जिसे हम 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे N, 3 लाइन N। ठीक है, तो आप देखिए एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होता है, मतलब पावरफुल होता है। इसी कारण से क्या होता है, नाइट्रोजन गैस सामान्य परिस्थितियों में बहुत कम रिएक्ट करती है। यही कारण है कि हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन होने के बाद भी यह आसानी से रिएक्शन नहीं करती। चलिए अब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब नीचे लिखा है 1 बॉन्ड लाइन इक्वल्स टू 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यह बोर्ड एग्जाम का फेवरेट कंसेप्ट है, याद रखिए। सिंगल बॉन्ड एक लाइन मतलब 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। डबल बॉन्ड 2 लाइन मतलब 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपल बॉन्ड 3 लाइन मतलब 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एनसीईआरटी के हिडन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो स्लाइड में नहीं लिखे गए हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को लुईस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिखाए जाते हैं। बॉन्ड बनने के बाद हर एटम अपना ऑक्टेट पूरा करता है। सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा मजबूत होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो पहले ट्रिपल की ज्यादा है, फिर डबल की, फिर सिंगल की। तो और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल। तो याद रखिएगा, अगर हम स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखें तो पहले ट्रिपल आएगा, फिर डबल आएगा, फिर सिंगल आएगा। और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सिंगल, डबल और फिर ट्रिपल। यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाता है। चलिए चलिए अब क्विक रिविजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाता है। क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एक बॉन्ड लाइन मतलब 1 बॉन्ड लाइन इक्वल्स टू 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक ही कंसेप्ट है। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लोरीन में कौन सा बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में डिफरेंस लिखिए, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की सहायता से सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड समझाइए। अब आपकी बारी है। क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, ट्रिपल बॉन्ड किस मॉलिक्यूल में बनता है? इसके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगली स्लाइड में हम कार्बन के सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड मीथेन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और समझेंगे कि कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी को प्रैक्टिकली कैसे पूरा करता है। इसलिए अगला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिए।
स्टूडेंट्स, अब तक हमने समझ लिया कि कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता बल्कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन अब सवाल आता है, जब कार्बन किसी कंपाउंड में जाता है तो आखिर बॉन्ड बनाता कैसे है, और वाटर यानी H2O में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? आज की यह स्लाइड आपकी सारी कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर देगी। चलिए सबसे पहले इस हेडिंग को समझते हैं, द सेंट्रल एटम रूल। जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि बीच में कौन सा एटम आएगा। जनरल रूल याद रखिए, जिस एटम की वैलेंसी सबसे ज्यादा होती है और जो एक से अधिक एटम से बॉन्ड बना सकता है वही सेंट्रल एटम बनता है। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनता क्योंकि इसकी वैलेंसी केवल एक होती है। एनसीईआरटी का पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन केवल एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए यह हमेशा आउटर साइड में ही रहता है। चलिए अब देखते हैं CH4 मीथेन। अब सबसे पहले मीथेन को समझते हैं। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसीलिए कार्बन बीच में आएगा और चारों हाइड्रोजन बाहर रहेंगे। अब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसे डुप्लेट पूरा करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इस तरह 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, सभी एटम स्टेबल हो जाते हैं। अब मैं आपको एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट बता देती हूँ। मीथेन कार्बन का सबसे सरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CH4। इसमें सभी बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। मीथेन नेचुरल गैस का मुख्य कंपोनेंट है, यह एक महत्वपूर्ण फ्यूल भी है। देखिए चलिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए कार्बन एक टीचर है, उसके 4 स्टूडेंट है। टीचर चारों स्टूडेंट का हाथ पकड़ता है, हर स्टूडेंट केवल एक हाथ देता है। इस तरह 4 कनेक्शन बन जाते हैं कि ये CH4 की बॉन्डिंग है। अब बात करते हैं H2O वाटर की। अब वाटर को समझते हैं। फॉर्मूला क्या है? जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, H2O। यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी इक्वल्स टू 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, इसलिए ऑक्सीजन बीच में रहेगा, हाइड्रोजन दोनों तरफ रहेगा। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इस प्रकार ऑक्सीजन 2 अलग अलग सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट की। याद रखिए H2O में एक डबल बॉन्ड नहीं होता बल्कि 2 अलग अलग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। यही बोर्ड एग्जाम के सबसे कॉमन मिस्टेक है। देखिए ऑक्सीजन के पास बॉन्डिंग के बाद भी 2 लोन पेयर रहते हैं। यही लोन पेयर वाटर मॉलिक्यूल का शेप बेंट वी शेप बनाते हैं, इसी कारण वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है। देखिए बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे सोचते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है इसलिए डबल बॉन्ड बनेगा। यह बिल्कुल गलत है। वैलेंसी 2 का मतलब है 2 अलग अलग सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे HOH। यही सही स्ट्रक्चर है। अब मैं आप बता देती हूँ एनसीईआरटी के हिडन पॉइंट्स जो यहाँ मेंशन नहीं है। हाइड्रोजन केवल एक बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन सामान्यतः 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करता है, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है। मीथेन में कार्बन की टेट्रावैलेंसी दिखाई देती है। वाटर में ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं। मैं आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन से समझाती हूँ। जैसे मीथेन कहाँ कहाँ यूज होता है? CNG में, नेचुरल गैस, फ्यूल, कुकिंग गैस का मुख्य कंपोनेंट है। और वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लाइफ एसेंशियल कंपाउंड और पोलर मॉलिक्यूल। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कार्बन हमेशा सेंट्रल एटम बनता है, हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं बनता। CH4 में मतलब मीथेन में 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। H2O मानी वाटर में 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता वाटर में। कार्बन ऑक्टेट पूरा करता है, हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है। अब बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेट मी डिस्कस विथ यू। हाइड्रोजन सेंट्रल एटम क्यों नहीं बनता? मीथेन में कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? वाटर में ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, वाटर की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, CH4 और H2O की कोवलेंट बॉन्डिंग समझाइए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की सहायता से मीथेन और वाटर में कोवलेंट बॉन्डिंग समझाइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। अब आपकी बारी है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। मीथेन में कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन सेंट्रल एटम क्यों नहीं बन सकता? H2O में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है या 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है? इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगले स्लाइड में हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NH3 दैट इज अमोनिया और अन्य कोवलेंट बॉन्ड को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। साथ ही सीखेंगे किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोर्ड एग्जाम में सबसे आसान तरीके से कैसे बनाई जाती है।
अब तक हमने कार्बन की बॉन्डिंग समझ ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर कार्बन ही करोड़ों मतलब मिलियन कंपाउंड्स क्यों बनाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इतने कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाते? अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, व्हाई डज कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, तो इसका आंसर केवल एक लाइन का नहीं होगा। आज इस स्लाइड में हम इसका पूरा साइंटिफिक रीजन समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, दैट इज वर्सेटाइल, यानी ऐसा तत्व जो हमारे बहुत सारे अलग अलग तरीके से काम कर सके। कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट कहा जाता है क्योंकि यह लगभग 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन प्लस से भी अधिक कंपाउंड बनाता है और नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लगातार खोजे जा रहे हैं। देखिए, कार्बन की वर्सेटैलिटी मतलब मुख्यतः कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी के कारण होती है। पॉइंट नंबर 1, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, कैटिनेशन। अब सबसे पहला कारण है कैटिनेशन। यह चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है कैटिनेशन की? कार्बन की अपने ही दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मजबूत कोवलेंट बॉन्ड बनाकर लंबी चेन, ब्रांच चेन और रिंग बनाने की क्षमता है। यानी कार्बन केवल दूसरे एलिमेंट से ही नहीं जुड़ता, बल्कि अपने जैसे कार्बन एटम से भी आसानी से जुड़ जाता है। देखिए, इस स्लाइड में 3 स्ट्रक्चर्स बने हैं। पहला स्ट्रेट चेन, कार्बन एक लंबी सीधी चेन बना रहा है। दूसरा ब्रांच पे चेन, बीच में एक कार्बन से दूसरी ब्रांच निकल रही है। और तीसरा है रिंग स्ट्रक्चर, कार्बन आपस में मिलकर रिंग बना रहा है। यही बेंजीन जैसे कंपाउंड का आधार है। देखिए, एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों प्रकार के कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसी कारण लाखों अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास लेगो ब्लॉक है। अगर ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़ते जाए तो आप छोटी कार, लंबी ट्रेन, ब्रिज, टावर कुछ भी बना सकते हैं। कार्बन बिल्कुल लिगो की तरह है। पॉइंट नंबर 2, दैट इज स्मॉल एटॉमिक साइज। अब दूसरा कारण है कार्बन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है। इसका फायदा क्या है? जब कार्बन बॉन्ड बनाता है तो उसके न्यूक्लियस और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच डिस्टेंस बहुत कम होती है, इसलिए बॉन्ड बहुत मजबूत बनता है। एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसी वजह से बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी स्टेबल रहते हैं। अगर बॉन्ड कमजोर होता तो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी नहीं बन सकते थे। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3, दैट इज टेट्रावैलेंसी। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कार्बन एक समय में 4 अलग अलग कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। यही टेट्रावैलेंसी कहलाती है। इस डायग्राम में कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन सबके साथ बॉन्ड बना रहा है। यानी कार्बन केवल कार्बन से ही नहीं बल्कि कई दूसरे एलिमेंट से भी जुड़ सकता है। अब कुछ एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन के साथ स्टेबल कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। इसी कारण से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी क्या है, विशाल हो गई है। व्हाई कार्बन फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स? अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई कार्बन फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। अब बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि व्हाई डज कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, तो आंसर में हमेशा आपको ये 3 पॉइंट लिखना है। कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड द थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। अगर केवल कैटिनेशन लिखेंगे तो पूरा आंसर नहीं माना जाएगा। देखिए, अब मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कार्बन कहाँ कहाँ है? प्लास्टिक, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, मेडिसिन, क्लॉथ्स, फूड, प्रोटीन, सुगर, डीएनए, ग्राफाइट, डायमंड, यानी हमारी पूरी डेली लाइफ कार्बन कंपाउंड्स पर ही क्या है, आधारित है। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट कहा जाता है। इसका मुख्य कारण कैटिनेशन है। कार्बन लंबी चेन, ब्रांच चेन और रिंग बनाता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। स्मॉल एटॉमिक साइज बॉन्ड को मजबूत बनाता है। कार्बन लाखों स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है। अब बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कार्बन में कैटिनेशन क्या है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वर्सेटाइल नेचर के 2 कारण लिखिए, व्हाई डज कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन के वर्सेटाइल नेचर को कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की सहायता से समझाइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। अब आपकी बारी है। कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों कहा जाता है? कैटिनेशन, डिफाइन कैटिनेशन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? अपने आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगले स्लाइड में हम होमोलोगस सीरीज और हाइड्रोकार्बन की शुरुआत करेंगे। वहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का असली मजा शुरू होता है, इसलिए अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब तक हमने कार्बन की बॉन्डिंग,
टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन को डिटेल में समझ लिया। लेकिन अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं तो डायमंड इतना हार्ड और ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट क्यों होता है? और सबसे सरप्राइजिंग बात, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता लेकिन ग्रेफाइट एक्सीलेंट कंडक्टर है। आज की इस स्लाइड के बाद आप कभी भी डायमंड और ग्रेफाइट में कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं एलोट्रॉपी क्या होती है। सबसे पहले हेडिंग समझते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का मतलब होता है जब एक ही एलिमेंट अलग अलग फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करे लेकिन उसकी केमिकल आइडेंटिटी सेम रहे, तो इसे एलोट्रॉपी कहते हैं। यानी यहाँ दोनों ही कार्बन है लेकिन उनकी इंटरनल अरेंजमेंट अलग है। एनसीईआरटी पॉइंट के अकॉर्डिंग कार्बन के दो मेजर क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स है। फर्स्ट वन इज डायमंड एंड द अनदर वन इज ग्रेफाइट। और मॉडर्न एलोट्रॉप्स में फ्लूरेंस भी इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमंड की। अब सबसे पहले डायमंड को समझते हैं। डायमंड में हर कार्बन एटम चार दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। यह नेटवर्क इतना मजबूत होता है कि डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस माना जाता है। अब डायमंड की प्रॉपर्टीज क्या है देखिए, सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हीट का अच्छा कंडक्टर भी है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब बात आता है, मैम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता? सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, डायमंड में कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज हो जाते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता और बिना फ्री इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं कर सकती, इसलिए डायमंड एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। अब मैं बात कर लेती हूँ एनसीईआरटी के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो यहाँ स्लाइड में मेंशन नहीं है। डायमंड का कहाँ कहाँ यूज होता है? लेट मी टेल यू, डायमंड का यूज होता है ज्वेलरी, ग्लास कटिंग, रॉक कटिंग, ड्रिलिंग मशीन और सर्जिकल टूल्स में। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। जैसा कि आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट को देखते हैं। ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम सिर्फ 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। अब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, इसी वजह से ग्रेफाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर लेयर्स में होती है, हर लेयर के बीच वीक फोर्स होती है, इसी वजह से लेयर्स आसानी से स्लाइड कर जाती है, इसीलिए ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी होती है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज। जैसे कि ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, ब्लैक कलर का होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब कुछ बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स की। ग्रेफाइट का यूज कहाँ होता है? जैसे कि पेंसिल लेड, ड्राई लुब्रिकेंट, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिक बैटरीज और मोटर ब्रशेस में। लेते हैं डायमंड वर्सेस ग्रेफाइट। अब हम डायमंड की बात करें तो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हार्डेस्ट सब्सटेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और दूसरी साइड ग्रेफाइट में क्या होता है? 3 कोवलेंट बॉन्ड, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी कुछ हिडन पॉइंट्स की जो यहाँ स्लाइड में मेंशन नहीं है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों प्योर कार्बन है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है, डिफरेंस सिर्फ स्ट्रक्चर का होता है। डायमंड में 3D नेटवर्क होता है, ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ग्रेफाइट का एक फ्री इलेक्ट्रॉन ही उसकी कंडक्टिविटी का रीजन है, डायमंड का हर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हो जाता है। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं डे लाइफ कनेक्शन से। जैसे डायमंड कहाँ कहाँ यूज होता है? ज्वेलरी में, कटिंग टूल्स में और इंडस्ट्रियल मशीन में। और ग्रेफाइट पेंसिल, बैटरी, इलेक्ट्रोड्स और लुब्रिकेंट्स में। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एलोट्रॉपी क्या होती है? एलोट्रॉपी इक्वल्स टू सेम एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। याद रखिएगा अगर एग्जाम में कभी आए तो। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रॉप्स है। डायमंड में हर कार्बन 4 एटम से बॉन्डेड होता है। डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 एटम से बॉन्डेड होता है। ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसी वजह से क्या होता है? ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेट मी डिस्कस विथ यू। एलोट्रॉपी क्या होती है? ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? डायमंड और ग्रेफाइट में 2 डिफरेंस लिखिए। डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कीजिए। डायमंड और ग्रेफाइट का कंपैरिजन स्ट्रक्चर, हार्डनेस, कंडक्टिविटी और यूजेस के बेसिस पे कीजिए। अब आपकी बारी है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। आपके लिए सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता? ग्रेफाइट में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? डायमंड और ग्रेफाइट में सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है? अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगली स्लाइड में हम फ्लूरेंस और कार्बन की मॉडर्न एलोट्रॉप्स या चैप्टर के नेक्स्ट एनसीईआरटी कांसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। अगर आज का एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
सो स्टूडेंट्स, अब तक हम कार्बन की बॉन्डिंग और उसके एलोट्रॉप्स पढ़ चुके हैं। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो वर्ड समझने होंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बोर्ड एग्जाम में इन दोनों का डिफरेंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सबसे पहले हेडिंग के नीचे लिखी लाइन को समझते हैं। हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड्स मेड ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी जो कंपाउंड्स सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एनसीईआरटी के पॉइंट के अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले बात कर लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अब सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को समझते हैं। सैचुरेटेड का मतलब है कार्बन के सारी वैलेंसीज पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुकी है। कार्बन एटम के बीच सिर्फ सिंगल कोवलेंट बना होता है। इस स्लाइड में इथेन C2H6 का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ कार्बन के बीच सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है, इसी वजह से इसे सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। अब कुछ एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स भी कहते हैं। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जैसे मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, क्योंकि इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं इसलिए कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं। ये मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इजी ट्रिक कैसे याद रखेंगे, सिंगल बॉन्ड इक्वल्स टू सैचुरेटेड इक्वल्स टू एल्केन। अब बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड का मतलब है कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना, यानी कार्बन के पास और रिएक्शन करने की कैपेसिटी होती है, इसी वजह से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। देखिए स्लाइड में क्या लिखा है, यहाँ पहला स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड दिखाता है, ये एल्कीन है। दूसरा स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड दिखाता है, ये एल्काइन है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को एल्कीन्स कहते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। एग्जाम्पल इथीन C2H4, प्रोपीन C3H6। और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को एल्काइंस कहते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। एग्जाम्पल क्या है, जैसे इथाइन C2H2, प्रोपाइन C3H4। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये आसानी से नए एटम्स को ऐड कर लेते हैं, इसी वजह से ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। एनसीईआरटी एग्जांपल देती हूँ, जैसे इथीन में हाइड्रोजन ऐड करने पर इथेन बन जाता है, जैसे CH2 इक्वल्स टू CH2 प्लस H2 एरो CH3 माइनस CH3। इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस से वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है। ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब मैं आपको डेली लाइफ कनेक्शन देती हूँ, जैसे कुकिंग ऑयल अनसैचुरेटेड होता है, हाइड्रोजनेशन के बाद वनस्पति घी बन जाता है। इसी प्रोसेस को इंडस्ट्रियल यूज होता है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड, कैसे याद रखेंगे बोर्ड एग्जाम में। सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, एल्केन, लेस रिएक्टिव, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड क्या है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन या एल्काइन, हाईली रिएक्टिव, एडिशन रिएक्शन। और फॉर्मूला क्या है, CnH2n और CnH2n-2। अब कुछ एनसीईआरटी के हिडन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं। हाइड्रोजनेशन वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति में बदलता है। निकल माने Na कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड की पहचान है। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन इक्वल्स टू कार्बन प्लस हाइड्रोजन, सैचुरेटेड इक्वल्स टू सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड इक्वल्स टू डबल या ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन सैचुरेटेड है, एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन क्या है, डबल बॉन्ड, एल्काइन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड एडिशन रिएक्शन। वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट होता है हाइड्रोजनेशन में, फिर वनस्पति घी में। अब बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो डिफरेंस लिखिए, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को एग्जाम्पल के साथ समझाइए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंपैरिजन एग्जाम्पल और रिएक्शन के साथ लिखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन है, इनका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच किस टाइप का बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं,
वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में बदलने वाली प्रोसेस का नाम क्या है? अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगले स्लाइड में हम फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि एक ही कार्बन चेन में छोटा सा फंक्शनल ग्रुप कैसे कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टीज बदल देता है। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का डिफरेंस समझ लिया। अब सवाल आता है, हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं? इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने के लिए ये फैमिली ट्री बनाया गया है। अगर ये एक स्लाइड आपको समझ आ गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधा चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। सबसे ऊपर लिखा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वही कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक ग्रुप है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की। हाइड्रोकार्बन्स को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसे हम ओपन चेन भी कहते हैं। ये ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन एटम्स एक सीधी या ब्रांच चेन बनाते हैं। रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। एग्जांपल CH4, C2H6 या 3C3H8। अब बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दैट इज क्लोज चेन। यहाँ कार्बन एटम्स मिलकर एक रिंग या क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। एग्जांपल इज साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन। ठीक है। एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट अगर देखें तो एनसीईआरटी में ओपन चेन हाइड्रोकार्बन पर फोकस करती है। साइक्लिंग कंपाउंड का सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ही दिया गया है। अब बात करते हैं एल्केन्स की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन क्या है? एल्केन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनमें कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसी वजह से ये कंपैरेटिवली स्टेबल और लेस रिएक्टिव होते हैं। जनरल फॉर्मूला की बात करें तो CnH2n+2। ये फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। कैसे याद रखेंगे, मैं आपको मेमोरी ट्रिक भी दे देती हूँ। स्लाइड में लिखा है डबल प्लस टू हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन इक्वल्स टू 2n+2। अब बात करते हैं एल्कीन्स, अनसैचुरेटेड। एल्कीन्स, इनमें कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। इसी वजह से ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। एग्जाम्पल इथीन, C2H4 प्रोपीन, C3H6। कैसे याद रखेंगे वो भी मैं आपको मेमोरी ट्रिक दे देती हूँ। हाइड्रोजन इक्वल्स टू एग्जैक्टली डबल, मतलब H इक्वल्स टू 2n। ठीक है। अब बात करते हैं एल्काइंस की, दैट इज अनसैचुरेटेड। अब तीसरा ग्रुप है एल्काइन। इनमें कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। मतलब एग्जाम्पल इथाइन, C2H2 प्रोपाइन, C3H4। मेमोरी ट्रिक वो भी आपको दे देती हूँ। डबल से भी टू हाइड्रोजन कम, मतलब H इक्वल्स टू 2n-2। अब हम एनसीईआरटी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के नाम सफिक्स से पहचाने जाते हैं, जैसे एन सिंगल बॉन्ड, ईन डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसी सफिक्स को देखकर ही कंपाउंड की बॉन्डिंग पता चल जाती है। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो एल्केन लेस रिएक्टिव होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और एल्कीन्स और एल्काइंस में हाईली रिएक्टिव होते हैं और एडिशन रिएक्शन होता है। ये पॉइंट एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। अब मैं आपको रियल लाइफ कनेक्शन से बताती हूँ। एलपीजी मेनली एल्केन से मिलकर बनी होती है। प्लास्टिक बनाने के लिए एल्कीन्स का यूज होता है। वेल्डिंग में इथाइन मतलब एसिटिलीन गैस का यूज की जाती है। ये एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन इक्वल्स टू कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ओपन चेन एलिफेटिक, क्लोज रिंग साइक्लिक, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूला क्या है एल्केन का? CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। सुपर मेमोरी ट्रिक भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एन, ईन, आइन, सिंगल डबल ट्रिपल, हाइड्रोजन 2n+2, 2n और फिर 2n-2। हाइड्रोजन हर स्टेप में 2 कम होता जाता है। ये ट्रिक स्टूडेंट्स कभी मत भूलिएगा। अब बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? एल्केन और एल्कीन में दो डिफरेंस लिखिए। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन लिखिए विद एग्जांपल। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब आपकी बारी है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं? इथाइन किस हाइड्रोकार्बन फैमिली का मेंबर है? अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगले स्लाइड में हम फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि सिर्फ एक छोटा सा एटम या एटम वन का ग्रुप पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसे बदल देता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा।
सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। लेकिन कार्बन सिर्फ सीधी चेन ही नहीं बनाता, कार्बन एटम मिलकर रिंग या क्लोज स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, और इसी तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आज हम दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ेंगे, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। व्हाट आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन? सबसे पहले समझिए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम मिलकर एक क्लोज रिंग बनाते हैं। ये भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम चेन के एंड पर नहीं रुकते, बल्कि एक क्लोज रिंग बना देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन की। अब लेफ्ट साइड में दिया गया है साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम से ही समझिए, साइक्लो मतलब रिंग, हेक्स मतलब 6 कार्बन एटम, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब 6 कार्बन एटम के रिंग जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। फॉर्मूला क्या है? C6H12। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें टाइप की, तो साइक्लोहेक्सेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों? अब सवाल आता है, क्यों मैम? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए क्या है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इसका फॉर्मूला C6H12 है, जो एल्कीन के फॉर्मूला जैसा लगता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड नहीं होता। रिंग बनने की वजह से हाइड्रोजन एटम दो कम हो जाते हैं, इसलिए फॉर्मूला एल्कीन जैसा दिखाई देता है। अब बात करते हैं बेंजीन की। अब राइट साइड में है बेंजीन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फेमस कंपाउंड है। फॉर्मूला क्या है? C6H6। स्ट्रक्चर क्या है? इसमें 6 कार्बन एटम रिंग बनाते हैं और अल्टरनेट कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड होते हैं। इसी वजह से बेंजीन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब एनसीईआरटी में बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हम बॉन्ड काउंट करें तो स्लाइड में दिया है 3 डबल बॉन्ड और टोटल 9 सिंगल बॉन्ड। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी बॉन्ड काउंटिंग भी पूछी जा सकती है। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन वर्सेस बेंजीन कैसे याद रखें एग्जाम में। साइक्लोहेक्सेन में सैचुरेटेड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है, और फॉर्मूला क्या है? C6H12। और बेंजीन में एरोमेटिक अल्टरनेट डबल बॉन्ड और फॉर्मूला है C6H6। तो एनसीईआरटी की कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल होता है। इस स्टेबिलिटी की रेजोनेंस की वजह से एक्सप्लेन किया जाता है। क्लास 10 में सिर्फ इतना याद रखिए कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और बहुत स्टेबल होता है। अब मैं आपको रियल लाइफ यूजेस बताती हूँ। साइक्लोहेक्सेन का नायलॉन और सिंथेटिक फाइबर बनाने में यूज होता है, पेंट्स और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में भी यूज होता है, और बेंजीन का डाइज में, मेडिसिन में, डिटर्जेंट्स में, प्लास्टिक में, रबर में, इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने में यूज होता है। प्योर बेंजीन टॉक्सिक होता है, इसलिए इसे डायरेक्ट हैंडल नहीं किया जाता। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इक्वल्स टू क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेन इक्वल्स टू सैचुरेटेड, फॉर्मूला है C6H12, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स, और बेंजीन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, फॉर्मूला है C6H6, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। अब मैं आपको इजी मेमोरी ट्रिक देती हूँ जिसे आप बोर्ड एग्जाम में याद रखेंगे। साइक्लोहेक्सेन, एन लगा है मतलब सिंगल बॉन्ड और सैचुरेटेड है, और बेंजीन में एन लगा है। एन नाम याद रखने से कंफ्यूज मत होना, ये नॉर्मल एल्कीन नहीं है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बात कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में दो डिफरेंस लिखिए, साइक्लोहेक्सेन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कीजिए। अब आपकी बारी है, मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगी, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बेंजीन सैचुरेटेड है या एरोमेटिक है, साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड होता है या नहीं। अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ग्रेट जॉब स्टूडेंट्स। अब आप ओपन चेयर और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स दोनों को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगले स्लाइड में हम कार्बन कंपाउंड्स के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्कोरिंग है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, अब तक हम कार्बन के दो फेमस एल्ट्रॉप्स डायमंड और ग्रेफाइट को डिटेल में समझ चुके हैं, लेकिन साइंस यही नहीं रुकती। साइंटिस्ट ने कार्बन के कुछ और अमेजिंग फॉर्म्स डिस्कवर किए जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया ही बदल दी। आज हम बात करेंगे कार्बन के दो मॉडर्न एल्ट्रॉप्स, फुलरेंस और ग्राफीन। बोर्ड एग्जाम के लिए फुलरेंस इंपॉर्टेंट है और ग्राफीन एडिशनल नॉलेज है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल साइंस के लिए ग्राफीन भी बहुत यूजफुल कंसेप्ट है। सबसे पहले बात
बात करते हैं फुलरेन्स की, जो कि बकमिंस्टर फुलरेन है। सबसे पहले फुलरेन्स को समझते हैं। फुलरेन्स कार्बन का एक एलेट्रॉप है जिसमें कार्बन एटम मिलकर फुटबॉल जैसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे फेमस फुलरेन है बकमिंस्टर फुलरेन, या हम कह सकते हैं C60। इसका नाम C60 इसलिए है क्योंकि इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं। इसकी शेप फुटबॉल या सॉकर बॉल की तरह होती है। एनसीईआरटी के अनुसार फुलरेन्स कार्बन एक एलोट्रॉप है जिनकी डिस्कवरी ने कार्बन केमिस्ट्री को और एक्सपेंड किया। इनका स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल होता है। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, हाईली स्टेबल, लाइट वेट, हाई स्ट्रेंथ, यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और अगर मैं यूजेस की बात करूं तो आज फुलरेन्स का यूज होता है नैनो टेक्नोलॉजी में, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, मेडिकल रिसर्च में, एडवांस्ड मटेरियल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सोलर सेल्स में। चलिए मैं आपको एक इजी ट्रिक दे देती हूँ। फुटबॉल देखा है ना आपने? देखिए, फुटबॉल की शेप याद आते ही C60 फुलरेन याद आ जाना चाहिए आपको। अब आप ग्रेफीन को समझते हैं। ग्रेफीन असल में ग्रेफाइट की सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है, यानी अगर ग्रेफाइट की लेयर को अलग अलग कर दिया जाए तो एक लेयर को ग्रेफीन कहते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ग्रेफीन एक वन एटम थिक शीट होती है। ये हनीकॉम्ब पैटर्न में अरेंज्ड कार्बन एटम से मिलकर बनी होती है। अब मैं आपको कुछ एडिशनल नॉलेज भी दे देती हूँ। ग्राफीन को दुनिया का थिनेस्ट मटेरियल, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल माना जाता है। ये स्टील से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर मैं यूजेस की बात करूं तो ग्राफीन का यूज होता है फ्लेक्सिबल मोबाइल स्क्रीन में, टच स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हाई स्पीड चिप्स, सेंसर, बैटरीज और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। अब मैं कुछ एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर लेती हूँ। ग्राफीन एनसीईआरटी का कोर्स सिलेबस का एक मेजर टॉपिक नहीं है, लेकिन कार्बन के मॉडर्न एप्लीकेशन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं। डायमंड क्या है? 3D स्ट्रक्चर, हार्डेस्ट सब्सटेंस, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। और ग्रेफाइट क्या है? लेयर्ड स्ट्रक्चर, सॉफ्ट और गुड कंडक्टर। और फुलरेन क्या है? फुटबॉल शेप में है, C60 नैनो टेक्नोलॉजी में यूज होता है। और ग्राफीन क्या है? सिंगल लेयर, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल और फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर मैं रियल लाइफ कनेक्शन से अगर आपको समझाना चाहूँ तो कह सकती हूँ, अगर फ्यूचर में आप फोल्डेबल मोबाइल फोन, फ्लेक्सिबल स्क्रीन, स्मार्ट सेंसर या नैनो मेडिसिन के बारे में सुनते हैं तो उनमें ग्राफीन और फुलरेन का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कार्बन के मॉडर्न एलोट्रॉप्स है फुलरेन और ग्राफीन। फुलरेन का फॉर्मूला है C60। फुलरेन फुटबॉल जैसा होता है। ग्राफीन ग्रेफाइट की सिंगल लेयर होती है। ग्राफीन दुनिया का सबसे पतला और सबसे मजबूत मटेरियल माना जाता है। फुलरेन नैनो टेक्नोलॉजी में यूज होता है। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि बकमिंस्टर फुलरेन का फॉर्मूला क्या है, ग्राफीन किस एलोट्रॉप का सिंगल लेयर है, फुलरेन के दो यूजेस लिखिए, ग्राफीन को स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्यों माना जाता है। अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहे तो वो भी आ सकते हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और ग्राफीन का स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन है, उसके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन, ग्राफीन किस एलोट्रॉप की एक लेयर है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज ग्राफीन को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल क्यों कहा जाता है। अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब कार्बन के एलोट्रॉप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगली स्लाइड में हम हाइड्रोकार्बन्स और फंक्शनल ग्रुप की दुनिया में एंट्री करेंगे, जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसलिए नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब तक हम कार्बन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं, लेकिन अगर दुनिया का हर साइंटिस्ट एक ही कंपाउंड को अलग अलग नाम से बुलाने लगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IUPAC ने एक इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम बनाया है। आज की क्लास के बाद आप किसी भी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम खुद लिख पाएंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज IUPAC। सबसे पहले ये जान लीजिए कि IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में केमिकल कंपाउंड्स के स्टैंडर्ड नेम्स डिसाइड करती है। IUPAC नॉमेनक्लेचर एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम है जिसे हर कंपाउंड्स का सिर्फ एक ही एक्सेप्टेड नाम होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेप 1, दैट इज वर्ड रूट। सबसे पहले कार्बन एटम्स के टोटल नंबर काउंट करते हैं, इसी को वर्ड रूट कहते हैं। स्लाइड में देखिए, 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट,
9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन दिस। नाम के पहला पार्ट हमेशा कार्बन एटम्स की संख्या बताता है। कैसे याद रखेंगे? चलिए मैं आपको इजी मेमोरी ट्रिक दे देती हूँ। इस स्लाइड में एक बहुत अच्छा ट्रिक दिया गया है। MEPB, मंकी ईट्स पील्ड बनानास, मिथ, इथ, प्रोप, पुट। ये ट्रिक स्टूडेंट्स को फर्स्ट फोर रूट याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। आप चाहे तो आगे भी याद कर सकते हैं। पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, दिस। नाउ स्टेप 2, प्राइमरी सफिक्स। अब कार्बन एटम्स के बीच किस टाइप की बॉन्डिंग है उसके हिसाब से सफिक्स लगता है। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो सफिक्स का लगेगा ANE, एन। एग्जाम्पल इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर डबल बॉन्ड है तो सफिक्स का लगेगा इन, ENE। एग्जाम्पल इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? सफिक्स YNE। एग्जाम्पल इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। चलिए अब देख लेते हैं स्लाइड में क्या एग्जाम्पल दिया गया है। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे पहले कार्बन एटम्स काउंट करिए, 1 2 3 4, मतलब वर्ड रूट होगा ब्यूट। अब कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड भी है तो सफिक्स होगा ENE। फाइनल नेम क्या बन गया? ब्यूटीन। बिल्कुल इसी तरह किसी भी कंपाउंड का नाम निकाला जा सकता है। अब कुछ एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 10 एनसीईआरटी में सिंपल स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स का नाम पूछे जाते हैं। नाम रखने के लिए जनरली तीन चीज देखी जाती है। कार्बन आइटम्स कितने हैं, बॉन्ड सिंगल, डबल या ट्रिपल है, फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। आज हमने पहले दो रूल समझ लिए, फंक्शनल ग्रुप अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अब कुछ रियल लाइफ इंपॉर्टेंस देखते हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है? जैसे मेडिसिन, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, परफ्यूम। हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम्स यूज किए जाते हैं। इसी वजह से ये सिस्टम पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। क्विक रिविजन कर लेते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वर्ड रूट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। मिथ 1, ईथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नॉन 9, डिस 10। सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो ANE आएगा लास्ट में, डबल बॉन्ड होगा तो ENE और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE। सुपर मेमोरी ट्रिक भी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले आपको काउंट करना है कार्बन, देन चूज करना है रूट वर्ड, देन चेक करना है बॉन्ड, देन ऐड करना है सफिक्स। एग्जाम्पल 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड, ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन। बस इतना रूल याद रखिए। अब बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे IUPAC का फुल फॉर्म लिखिए, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स में अंतर लिखिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। 5 कार्बन एटम का वर्ड रूट क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा सफिक्स यूज होता है? 4 कार्बन और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, अब आप IUPAC नेमिंग का बेसिक रूल समझ चुके हैं। अगली क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप और उनके IUPAC नेमिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है। स्टूडेंट्स, अब तक हमने कार्बन चेन और IUPAC नेमिंग सीख ली, लेकिन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड की प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है। अब सवाल ये है, एक ही कार्बन चेन कभी अल्कोहल कैसे बन जाती है, कभी एसिड और कभी एल्डिहाइड? इसका जवाब है फंक्शनल ग्रुप। आज हम चैप्टर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप समझ गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधा चैप्टर ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले डेफिनेशन समझिए। फंक्शनल ग्रुप एटम का एक स्पेशल ग्रुप होता है जो कार्बन चेन से जुड़कर कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली चेंज कर देता है। अगर मैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन कहूं तो कह सकते हैं, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। यानी कार्बन चेन सेम हो सकती है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदलते ही कंपाउंड का नाम, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन सब बदल जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेलोजेंस की। इसमें मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन आते हैं। नेमिंग यहाँ सफिक्स नहीं लगता, इसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है, क्लोरो, ब्रोमो। एग्जाम्पल CH3Cl, इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। हेलोजन हमेशा प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अल्कोहल की। अब दूसरा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। सिंबल क्या है? OH। ये सबसे फेमस फंक्शनल ग्रुप है। इसका सफिक्स क्या होगा? OL, C2H5OH। नाम क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल अल्कोहलिक ड्रिंक का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन लेबोरेटरी और इंडस्ट्री में सॉल्वेंट और फ्यूल के रूप में भी यूज होता है। थर्ड वन इज एल्डिहाइड। अब आता है एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप है CHO। ये हमेशा कार्बन चेन के एंड पर होता है। इसका नेमिंग सफिक्स क्या होगा? AL। एग्जाम्पल CH3CHO। नाम क्या है? एथेनॉल। एल्डिहाइड ग्रुप चेन के बीच में कभी नहीं होता, ये हमेशा टर्मिनल कार्बन पर ही होता है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ वन, कीटोन। अगला फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। सिंबल क्या है? C डबल बॉन्ड O।
यानी कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन ध्यान रखिए ये कार्बन चेन के मिडिल में होता है। नेमिंग क्या होगी? सफिक्स ONE। एग्जाम्पल CH3COCH3। नाम क्या होगा? प्रोपेनॉन। कीटोन बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम्स होने जरूरी होते हैं, इसलिए मेथनॉन और इथेनॉन एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अब आते हैं फिफ्थ वन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंबल क्या है? COOH। नेमिंग क्या है सफिक्स की? OIC एसिड। एग्जाम्पल CH3COOH। इसका नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। यही एसिटिक एसिड भी कहलाता है। एथेनोइक एसिड ही विनेगर का मेन कंपोनेंट होता है। अब कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, स्लाइड के नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं एल्डिहाइड हमेशा चेन के एंड पर होता है और कीटोन हमेशा चेन के मिडिल में होता है। इसी वजह से कीटोन के लिए मिनिमम 3 कार्बन एटम्स चाहिए। ये पॉइंट बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं। अल्कोहल, इथेनॉल कहाँ कहाँ यूज होता है? सैनिटाइजर, परफ्यूम, मेडिसिन, फ्यूल। एथेनोइक एसिड विनेगर और फूड प्रिजर्वेशन में। हेलोजन कंपाउंड्स, रेफ्रिजरेंट्स, मेडिसिन, PVC प्लास्टिक्स में। और कीटोन्स नेल पेंट रिमूवर जिसे एसीटोन क्यों कहते हैं, पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप इक्वल्स टू केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। हेलोजन प्रीफिक्स है क्लोरो और ब्रोमो। अल्कोहल में OH होता है OL। एल्डिहाइड CHO Al। कीटोन C डबल बॉन्ड ONE। और कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, दैट इज OIC एसिड मतलब ओइक एसिड। सुपर मेमोरी ट्रिक अगर आपसे शेयर कर दूं तो याद रखने की ट्रिक है, अगर OH है तो OL, CHO है तो Al, CO है तो ONE और COOH है तो ओइक एसिड। और याद रखिए एल्डिहाइड इक्वल्स टू एंड में और कीटोन इक्वल्स टू मिडिल में। ये ट्रिक कभी मत भूलिएगा। चलिए बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप लिखिए। एल्डिहाइड और कीटोन में 3 डिफरेंस लिखिए। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को उनके सिंबल और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर बताइएगा। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC सफिक्स क्या होता है? एल्डिहाइड कार्बन चेन के एंड पर होता है या मिडिल में होता है? अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, अब आप फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी IUPAC नेमिंग भी समझ गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आई होप this complete chapter has made chemistry simple, interesting, and easy to understand. If you watched all the parts in a sequence, you are now fully prepared for your class 10 board exam. Don't forget to like, share, and subscribe to learn with Riti for more NCERT-based science and maths video. Thank you for learning with me. See you in the next chapter. Until then, keep learning, keep growing.